वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक। एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिए आवाज पहुंच रही है आप तक क्लियरली। कुमार, सुष्मिता, मनी, अंजलि, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? इज एवरीथिंग ऑल राइट? गुड आफ्टरनून गौरव। चलिए, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। शुरू करते हैं। हेलो जी, हेलो हेलो हेलो, आ जाओ। तो कल हमने वोकैब की स्टार्टिंग की थी और वोकैब में समझने की कोशिश करी थी दो एस्पेक्ट्स को, जो आपके वोकैब डेवलपमेंट का एस्पेक्ट है और वोकैब यूसेस का एस्पेक्ट है। गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम। थैंक यू निखिल, यदु, अनुप्रिया, सतीश। आज मैं अगेन ऑफिस आया हूं और ऑफिस से ही क्लास ले रहा हूं। आज आपको थोड़ा स्टूडियो भी अलग लग रहा होगा ना। आइए, लेट्स गेट स्टार्टेड। शुरू करते हैं। तो कल हम वोकैब डेवलपमेंट से हमारी शुरुआत हुई थी और इसके पीआरएस मेथड के बारे में हम बात कर रहे थे। ठीक है, दो मेथड्स की चर्चा मैं आपसे करने वाला था जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। और पीआरएस मेथड की बात की जाए तो पी स्टैंड्स फॉर प्रीफिक्स, आर स्टैंड्स फॉर रूट्स एंड एस स्टैंड्स फॉर सफिक्स। इस मेथड के क्या फायदे हैं इसकी चर्चा भी हमने की थी। एक तो बड़े बड़े शब्दों की स्पेलिंग आपको याद रहती है। एक बहुत बड़ा फायदा यह है कि स्पेलिंग एरर्स आपके नहीं होते। दूसरा फायदा आपके प्रोनाउंसिएशन का भी है। खैर, रिटन एग्जाम में प्रोनाउंसिएशन का रोल नहीं है, बट आपको पता है कि सिलेक्शन प्रोसेस का जो आखिरी स्टेज है जीडी और इंटरव्यू का, वहां पे प्रोनाउंसिएशन का रोल आता है डेफिनेटली। सो जब आपको यह पता होता है कि एक वर्ड कितने टुकड़े से बना है और किस टुकड़े पे कितना जोर देना है बोलने में, तो आपकी प्रोनाउंसिएशन भी बेहतर होती है। तो और अगर क्वेश्चन की बात करें तो सिनोनिम एंटोनिम में हमें बहुत मदद मिलती है। सिनोनिम एंटोनिम के क्वेश्चन में मदद मिलती है। आपके एग्जाम में OWS नहीं आता, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, लेकिन वहां पे भी मदद मिलती है। तो ये सब इसके फायदे हैं। प्रियंका पूछ रहे हैं नोट्स कैसे लिखें। प्रियंका, नोट्स आप आराम से लिख सकते हो बाद में। अभी कोशिश क्या करनी है, समझने के ऊपर अप्रोच समझा रहा हूं क्योंकि शुरुआती क्लास है कि वोकैब की जर्नी हमें किस तरीके से शुरू करनी है। कल की हमने बात की थी कि हमसे गलतियां क्या होती हैं वोकैब को लर्न करने में। और जो कल हमने बात की थी कि आप 10 वर्ड ऐसे रटने की कोशिश करते हो वो कभी याद नहीं होगा और वो 10 आप भूल जाओगे। लेकिन आज की क्लास में अगर आप सपोज अगर हम यहाँ पे 100 वर्ड करेंगे नहीं तो वो 100 वर्ड भी आपको ध्यान में रहेगा तरीके की वजह से। तो ध्यान से पहले समझने के ऊपर ध्यान दो। नोट तो मिल ही जाएगा आपको, नोट्स कोई बड़ा इशू नहीं है। चलिए, तो कल हमने कौन कौन से रूट वर्ड्स देखे थे जहां तक मुझे याद आ रहा है, क्योंकि मेरा सिस्टम मेरे पास अभी है नहीं। कल कौन सा रूट वर्ड देखा था हमने? सबसे पहले देखा था ये रूट वर्ड ना, वाइवा और वाइटा, कि भाई इनका मतलब जो होता है वो लाइफ होता है, जीवन से जुड़ा हुआ। और बड़े सारे शब्द आपके दिमाग में आए थे। उसके बाद कौन सा वर्ड देखा था हमने? हमने देखा था स्पेक्ट है या स्पिक है या स्पेक है। ये तीनों जो शब्द हैं इनका लेना देना किससे जुड़ा हुआ है? देखने के साथ जुड़ा हुआ है। और मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा था कि एक मतलब के लिए एक से ज्यादा रूट वर्ड की पॉसिबिलिटी बिल्कुल है। राइट, तो एक एस्पेक्ट हमने ये देखा था। दूसरी बात क्या देखी थी? दूसरी बात यह देखी थी कि भाई एक रूट वर्ड के एक से ज्यादा मतलब भी हो सकते हैं और उनका आपस में कोई लेना देना नहीं हो सकता। जिसमें एक बहुत कनेक्ट करने वाला था वॉल, जिसमें आपने देखा कि वॉल का मतलब चाहना भी था, वॉलेंट्री, वॉलिशन, वॉलेंटियर, बेनोवलेंट, मेलोवलेंट, और साथ ही साथ आपने यह भी देखा कि इसका मतलब रोल करना भी था। रिवॉल्वर, रेवोल्यूशन, इन्वॉल्व, इवॉल्व, वॉल्यूबल, बड़े सारे शब्द हमने देखे थे। अब आज कुछ और नए रूट वर्ड्स देखते हैं जो पेपर में बड़े इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पहला रूट वर्ड आज की क्लास का है ग्रेग। ग्रेग शब्द जहां पे भी आता है उसका मतलब होता है ग्रुप। अब जैसे ही मैंने यहां पे बताया कि ग्रेग का मतलब ग्रुप होता है, और आपसे अगर पूछो कि कौन सा शब्द आपके दिमाग में आ रहा है, तो मुझे लगता है कि ये वर्ड तो सबको पता होगा, एग्रीगेट। जब आप कहीं पे भी एग्रीगेट टोटल करते हो, इसका मतलब क्या होता है कि सबको ग्रेग इकट्ठा कर रहे हो, उनका ग्रुप बना रहे हो, उनको झुंड में लगा रहे हो आप। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड एग्रीगेट।
लेकिन वहीं पे अगर मैं पूछूं कि एग्रीगेट का ऑपोजिट क्या होगा, तो वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है सेग्रीगेट। ये वर्ड सबको पता है, राइट? हाँ या ना? सेग्रीगेट करने का मतलब क्या होता है, बचपन से जानते हैं, सेग्रीगेशन यानी अलग अलग करना। और ग्रेग रूट वर्ड अगर कहीं आता है तो इसका मतलब ग्रुप है या हर्ड है या झुंड है। तो आपको नजर आ गया कि भाई यहां ग्रेग आ गया, जहां पे आपने अलग अलग चीजों को एक साथ मिक्स किया, और यहां ग्रुप को आप सेपरेट कर रहे हैं। लेकिन एग्जाम में ये दो वर्ड आपको नहीं पूछे जाएंगे। जो नए वर्ड मैं लिखने जा रहा हूं वो बड़े इंपॉर्टेंट है पेपर के लिहाज से। और आप मुझे बताइए कि कितने लोगों को इन वर्ड्स का मतलब पता है। पहला शब्द है ग्रिगेरियस, जो पेपर के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला वर्ड है कॉन्ग्रीगेशन, दिस इज द नेक्स्ट वर्ड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड एक और शब्द आपके पास आता है इग्रीजस। कितने लोगों को इन वर्ड्स का मतलब पता है? हाँ जी, कमेंट सेक्शन में बताइए ये वर्ड्स कितने लोगों ने देखा सुना है। देखो, ग्रिगेरियस जो शब्द है, ग्रिगेरियस का मतलब होता है जो सोशेबल इंसान है। इसका मतलब वो इंसान जो कि लोगों के साथ ग्रुप में रहना पसंद करता है, जो बहुत ही मिलनसार है, उसे हम ग्रिगेरियस पर्सन कहेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं पता, आकाश को नहीं पता, पूजा को नहीं पता, नहीं सुना है सर, चलो बहुत अच्छी बात है ना। तो फिर इसी से तो क्लास में सीखते जा रहे हो। गौरव को पता था, वेरी गुड। तो ग्रिगेरियस पर्सन, इसके साथ पर्सन वर्ड आता है, यानी जो आदमी बड़ा ही सोशेबल हो, जो बड़ा मिलनसार हो, उसको ग्रिगेरियस पर्सन कहते हैं। अगला शब्द है हमारे पास कॉन्ग्रीगेशन। और कॉन्ग्रीगेशन की अगर बात करें हम, तो कॉन शब्द जहां लगता है प्रीफिक्स के तौर पे, वर्ड से पहले लग रहा है तो प्रीफिक्स कहा जाएगा। इसका मतलब होता है टुगेदर। पानी दे देना थोड़ा। टुगेदर। और ग्रेग का मतलब हो गया ग्रुप। अब आप इस शब्द का मतलब निकालने की कोशिश करो। कॉन्ग्रीगेशन का मतलब हो जाता है एक ऐसी गैदरिंग जहां पे बहुत सारे लोग इकट्ठा हैं। ग्रेग का मतलब ग्रुप और कॉन का मतलब टुगेदर, यानी गैदरिंग जिसको हम कहते हैं। लेकिन मैंने आपसे यह भी कहा था कि इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि इंग्लिश में दो शब्द कभी सेम नहीं होते, सिमिलर हो सकते हैं। अब गैदरिंग तो जहां पे भी लोग इकट्ठा हैं हम गैदरिंग कह लेते हैं, तो कॉन्ग्रीगेशन कैसे अलग है? कॉन्ग्रीगेशन आप ऐसी गैदरिंग के लिए इस्तेमाल करते हो जहां पे बैठे हुए सभी लोगों का ध्यान एक ही तरफ हो, उसे हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड कॉन्ग्रीगेशन। जैसे कोई प्रवचन चल रहा हो और बहुत सारे भक्तगण सामने बैठे हों, तो वहां पे हम क्या इस्तेमाल करते हैं कि दिस इज अ कॉन्ग्रीगेशन, जिसको एड्रेस किया जा रहा है। इवन कॉन्ग्रीगेशन का इस्तेमाल आप इस तरीके से भी कर सकते हो कि सपोज घर में बैठ के लोग टीवी देख रहे हैं, देर आर 10 पीपल, 10 मेंबर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर फैमिली, वो टेलीविजन देख रहे हैं और सब के सब एक साथ, सबका ध्यान टेलीविजन स्क्रीन पे है, तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे? कॉन्ग्रीगेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। वेरी गुड शशि। लेकिन वहीं पे अगर मान लो एक मैरिज चल रहा है, मैरिज का फंक्शन चल रहा है, मैरिज पार्टी है, जैसे आजकल ओपन लॉन में शादियां करने का फैशन है, तो बहुत सारे सर्कुलर टेबल लगे होते हैं वहां पे और लोग वहां पे इकट्ठा बैठे होते हैं, लेकिन फिर भी आप उस तरह के गैदरिंग को कॉन्ग्रीगेशन नहीं बोलेंगे। तो इसमें शर्त का जानना बड़ा जरूरी कि कौन सा वर्ड कहां किस कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल हो रहा है। तो कॉन्ग्रीगेशन इज अ काइंड ऑफ गैदरिंग, अ काइंड ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल जिसमें सबका ध्यान एक तरफ है। अब शादी में मान लो वो ओपन लॉन में अरेंजमेंट है, 10 राउंड टेबल्स लगी हुई हैं, लेकिन सब अपने अपने में मस्त हैं। अब दूल्हा दुल्हन के माल्यार्पण का कार्यक्रम चल रहा है, तो उसमें जो क्लोज फैमिली मेंबर्स होते हैं वही सम्मिलित होते हैं, राइट? तो उसमें ऐसा नहीं कि सबका ध्यान वहां पे होगा, सब पार्टी एंजॉय करने पहुंचे हुए हैं। तो ये कॉन्ग्रीगेशन का फर्क है बाकी गैदरिंग के मुकाबले। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग जो शब्द है वो वर्ड है आपके पास इग्रीजस। ये वर्ड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बैंकिंग के लिहाज से बात करो या वैसे भी जानकारी के लिहाज से बात करो। इग्रीजस का मतलब होता है जो चीज बहुत ज्यादा बुरी हो, आउटस्टैंडिंगली बैड, या आप कह सकते हो एक्सट्रीमली बैड। जो चीज बहुत ज्यादा बुरी हो उसे हम क्या कहते हैं? इग्रीजस। अब यहां पे एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, आपको यह पता है कि ग्रेग शब्द का मतलब है ग्रुप। अगर हम चारों शब्दों को देखें एग्रीजस को छोड़ करके, तो कहीं ना कहीं चारों शब्दों का लेना देना ग्रुप के साथ ही है। एग्रीगेट तो खैर बचपन से ये वर्ड पढ़ रहे हो आप, एग्रीगेट टोटल कितना हुआ, यानी सबको ग्रेग करके, इकट्ठा करके, जोड़ के।
और मैंने आपको यह बता दिया कि एसई को सेपरेट से याद रखो, यानी एक ग्रुप को जब अलग अलग करते हैं, उसके जो अवयव हैं उनको सेपरेट करते हो तो उसको सेग्रीगेशन कहते हैं। अब इनसे बहुत सारा वर्ड और बन जाएगा। सेग्रीगेट वर्ब है, सेग्रीगेशन नाउन हो गया, सेग्रीगेशनिस्ट उस इंसान को कहोगे जो सेग्रीगेशन कर रहा है। उसी तरीके से एग्रीगेट है। एग्रीगेटर शब्द सुना है आपने? आजकल बैंकिंग एस्पिरेंट हो, मैनेजमेंट के टर्म्स और न्यूज आपको सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए, डेफिनेटली सुना भी होगा। अब जितने आजकल ई कॉमर्स वाली वेबसाइट्स हैं, पोर्टल्स हैं, उनको हम जनरली क्या नाम से जानते हैं कि एग्रीगेटर बिजनेस है। अब ओयो रूम्स खुला तो ऐसा नहीं कि रितेश अग्रवाल ने अपने पिताजी से पैसे लेके या घर का की संपत्ति बेच के होटल बनाया था, नहीं। ओयो रूम्स देश का क्या दुनिया में भी फैल चुका है, एक बड़ा होटल चेन है जहां पर 21 साल के लड़के ने, जो उड़ीसा का रहने वाला था और जो ग्रेजुएट भी नहीं था, उसने ओयो रूम्स जैसी कंपनी की शुरुआत की। और जब वो 21-22 साल के थे तभी उनकी कंपनी में 600 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया था सॉफ्ट बैंक कंपनी से, जो जापानीज कांग्लोमरेट है। तो अब उसको हम क्या कहते हैं, जो ओयो रूम्स का बिजनेस है वो होटल एग्रीगेटर है। होटल भी पहले से मौजूद थे, होटल में जाने वाले भी मौजूद थे, लेकिन होता क्या था कि दो जरूरत वालों को उसने एग्रीगेट कर दिया, एक साथ मिला दिया कि भाई बहुत सारे होटल्स हाईवे पे भी खाली हैं, कई बार उनकी सुविधाएं उतनी बेहतर नहीं होती थी, तो उसने एक मिनिमम सुविधाओं की बात की, तो होटल्स को भी अपने पोर्टल पे लेते आए और आप भी जाकर के देख सकते हो। यानी दो ऐसे लोग जिनकी आपस में एक दूसरे को जरूरत है, उनको मिला देना ही क्या कहा जाता है, एग्रीगेट करना। तो आजकल ये आप स्टार्टअप कल्चर में ये वर्ड बहुत सुनते हैं, एग्रीगेटर। तो मैं वही कह रहा हूं कि देखो शब्द मैंने 5 लिखे हैं, अगर इनसे ग्रामेटिकल प्रोफाइल आप चेंज करते जाओ 15 वर्ड तो यही बन जाएंगे। लेकिन वो दोनों आसान शब्द थे, 3 नए शब्द हैं आपके पास, और हम बात कर रहे थे कि इसका मतलब एक्सट्रीमली बैड कैसे, क्योंकि सब में ग्रुप है, यहां भी लोग ग्रुप में हैं, ये भी आदमी ग्रुप में रहना पसंद करता है, बहुत सोशेबल है, मिलनसार है, यारों का यार है, ग्रेगेरियस इंसान है, बट इग्रीजियस में कहीं ग्रुप हमें नजर नहीं आ रहा। और कल मैंने आपको कहा था कि जो वोकैब की हिस्ट्री है अंग्रेजी में बड़ी इंटरेस्टिंग है। कई सारे शब्द जब बने थे तब उनका मतलब कुछ और था और आज उनका मतलब कुछ और है। तो जब ये वर्ड बना था ना इग्रीजियस, तब इसका मतलब था एक्सट्रीमली गुड, और आज देखो इतने सालों में धीरे धीरे इसका मतलब पूरी तरीके से बदल गया है, जिसको हम कहते हैं डायमेट्रिकली ऑपोजिट हो जाना, 180 डिग्री का चेंज। 180 डिग्री का चेंज इस वर्ड की मीनिंग ले लिया। जब बना था तब मतलब था एक्सट्रीमली गुड, आज इसका मतलब है एक्सट्रीमली बैड। क्यों है ये समझो, और रूट का क्या इंपॉर्टेंस है वो समझ लोगे आप। देखो ग्रेग जो शब्द है ना, इसका मतलब होता है ग्रुप, जानते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो आपको पता है। और ई को आपको ध्यान में रखना है एग्जिट से, यानी ग्रुप से बाहर। तो पहले क्या होता था कि जब राजा और प्रजा वाला सिस्टम होता था, तो जो राज परिवार के लोग होते थे वो ग्रुप से बाहर होते थे, उनको हम क्या कहते हैं, एलीट क्लास, हाई क्लास लोग, वो ग्रुप से बाहर होते थे। तो इसीलिए इग्रीजियस का मतलब था एक्सट्रीमली गुड। प्रजा हमेशा नीचे बैठती थी और राजा का स्थान हमेशा क्या होता है, राजा का स्थान हमेशा ऊपर होता है। सो ये इसलिए इसका मतलब था, इग्रीजियस का मतलब था एक्सट्रीमली गुड, कि भाई ये ग्रुप से एग्जिट है, बाहर है। आम आदमी, कॉमनर्स की भीड़ है, आम आदमी भीड़ का भेड़ है, ये राज परिवार के लोग हैं, ये ऊंचे लोग हैं, राइट। तो लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे राजशाहियां खत्म हुई पूरी दुनिया में, राइट, और डेमोक्रेटिक सेटअप आया। और जब डेमोक्रेसी की बात आती तो हम वहां पे कौन सा वर्ड सुनते हैं, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, राइट, लोकतंत्र, लोगों का तंत्र। तो फिर वहां समानता की बात होने लग गई, और फिर इस शब्द का मतलब बदल गया, क्योंकि जो आम लोग हैं, आम जनमानस हैं, वो तो अच्छे माने जाते हैं, लेकिन हर समाज में अराजक तत्व होते हैं, डिस्टर्बिंग एलिमेंट होते हैं, जिनको हम फ्रिंज एलिमेंट्स कहते हैं, तो वो हर समाज में मौजूद है। तो उन्हें क्या कहा जाने लग गया कि भाई वो ग्रुप से बाहर हैं। ऐसे समझ सकते हो जैसे आप मान लो मेरे सामने बैठे होते, अब जितनी आपकी संख्या है उतने तो सामने ना देखे जा सकते, ना आप मुझे देख पाते, हमें हॉल में स्क्रीन लगानी पड़ती। लेकिन एक एग्जाम्पल के तौर पे मानो कि एक जैसे स्कूल की क्लासरूम होती है, कोचिंग वाली तो नहीं, अब स्कूल क्लासरूम में फैकल्टी का अपना पोडियम होता है जो थोड़ा ऊंचा होता है, और बाकी 50 स्टूडेंट बैठे हैं। अब अगर वो टीचर खड़े होकर बोल रहे हैं और पूरी क्लास का ध्यान एक तरफ है, अगर उसमें कोई खुराफाती बच्चा है और वो बगल वाले पड़ोसी से बातचीत कर रहा है, तो उसकी गर्दन घूमती है, राइट।
और वो उस ग्रुप से थोड़ा बाहर नजर आता है, जिसको हम कहते हैं कि तुम ग्रुप की यूनिफॉर्मिटी को डिस्टर्ब कर रहे हो, सबका ध्यान सबका चेहरा सामने है एंड यू आर आउट ऑफ द ग्रुप बिकॉज यू आर जस्ट काइंड ऑफ क्रिएटिंग सम सॉर्ट ऑफ डिस्टर्बेंस आउट देयर, आप कुछ वहां खुराफात कर रहे हैं। तो इसलिए एग्रीजियस का मतलब हो गया एक्सट्रीमली बैड। और ये वर्ड बहुत बार इसके साथ शब्द आता है एग्रीजियस मिस्टेक। मैंने कल भी आपसे ये निवेदन किया था कि जब भी नए शब्द सीखो उसके साथ किसी न किसी वर्ड की जोड़ी जरूर बना लो। फ्रेज अगर आप बना लोगे, शब्दों का ग्रुप बना लोगे, तो उस नए शब्द के यूसेस का आपको ध्यान रहेगा। ठीक है, तो ये पांचों वर्ड सबको क्लियर हो गए। एग्रीगेट का मतलब इकट्ठा करना, और सेग्रीगेट ये तो मैंने जस्ट ये बताया कि ये शब्द आपके पास थे पहले से, आज आपने बस उसको ग्रुप के साथ कनेक्ट करके देखा है। और दूसरी बात आपको क्या पता लगी, तीन नए शब्दों का पता लगा जो जरूर आपको एग्जाम में कहीं ना कहीं इनसे मुलाकात होगी। ग्रिगेरियस बता दिया, जो बड़ा सोशल इंसान है, ग्रुप में रहना पसंद करता है। कांग्रेगेशन गैदरिंग आपको बता दी, जहां इकट्ठा सभी लोगों का ध्यान एक ही तरफ है। और इग्रीजियस का मतलब होता है एक्सट्रीमली बैड, लेकिन जब शब्द बना था तब इसका मतलब था एक्सट्रीमली गुड। क्यों एक्सट्रीमली गुड था और क्यों एक्सट्रीमली बैड था, यह भी बता दिया। अब मुझे आप बताओ कि क्या ये शब्द अब आपको जिंदगी में कभी भूलेंगे? अगर आपने मेरी बात को, और जो मुझे लग रहा है कि आपने बहुत ध्यान से बात सुनी है, ये भूलेंगे आपको अब अगर इनमें कोई भी चेंज किया जाए तो? बताइए मुझे। जो हमारे भाई कहते हैं कि नहीं भूल जाते हैं वर्ड से, नहीं भूलने वाले आपको, प्रोवाइडेड दैट कि आपने ध्यान से सुना है। इज मीटिंग ऑल्सो सेम मीनिंग वर्ड? नो तेजस्विनी, मीटिंग इज डिफरेंट ना, मीटिंग अलग है, मीटिंग शब्द अलग है। आपका कमेंट स्टक हो गया लग रहा है तेजी से आने की वजह से। हाँ, वेरी गुड, वही तो मैं कहूं, सबके जवाब नो नो। आओ अब आगे बढ़ते हैं आराम से। एक और रूट वर्ड बताता हूं जिसके साथ बहुत सारे शब्द आप कनेक्ट कर पाएंगे शायद। देखिए अगला जो शब्द है हमारे पास, इतना मोटा कहां से हो गया भाई। अगला जो वर्ड है वो है ग्रेस। और ग्रेस जो शब्द है ना, या इसके साथ साथ आप ग्रेस और ग्रेड, इनका मतलब होता है स्टेप, कदम। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि कौन सा शब्द आपके ध्यान में आ रहा है, कौन सा वर्ड आपके दिमाग में आ रहा है, तो देखो सबसे पहला शब्द आ जाएगा आपके पास प्रोग्रेस। और अभी मैंने क्या कहा कि रूट वर्ड आपको सिनोनिम एंटोनिम में बड़ा मदद करता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं, प्रोग्रेस बहुत बेसिक शब्द है, सबको पता है प्रोग्रेस का मतलब विकास करना होता है, लेकिन आज आपको रूट वर्ड के माध्यम से पता लग गया कि यार प्रो इज पॉजिटिव एंड ग्रेस इज ए स्टेप, यानी जब आप पॉजिटिवली कदम बढ़ाते हो तो उसको हम प्रोग्रेस कहते हैं। अब इसमें अगर ग्रामेटिकल प्रोफाइल को हम चेंज करें तो बड़े सारे वर्ड निकल जाएंगे, लाइक आप इसी पे प्रोग्रेसिव भी कर सकते हो, राइट, प्रोग्रेसिव भी कर सकते हो, प्रोग्रेसिवली कर लो आप। आपने मैथ्स में प्रोग्रेशन पढ़ा है, एपी जीपी एचपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो कहने का मतलब कि शब्द बड़े सारे बन जाएंगे और बहुत आसान से शब्द है ये। अब प्रोग्रेस का ऑपोजिट की जब बात करी जाती है ना, तो वो हो जाता है रीग्रेस, रीग्रेस। और देखो कल ही हमने बात करी थी री प्रेफिक्स की, और आपको पता है कि री का मतलब क्या था, बैक था, और ग्रेस का मतलब क्या है, स्टेप है। यानी जब आप कदम पीछे की तरफ बढ़ाते हैं, बैक तरफ ले जाते हैं, तो वो रिग्रेस होता है। और कई बार आपने पढ़ने सुनने में सुना होगा रिग्रेसिव सोसाइटी, पिछड़ा समाज जिसे कहते हैं, रिग्रेसिव सोसाइटी, कि ये जो रिमार्क पास किया है बहुत ही रिग्रेसिव रिमार्क है, ये तुम्हारे पिछड़ेपन का प्रतीक है। तो सीधा सीधा फायदा आपको होता है कि भाई ये दोनों जो है एक दूसरे के क्या हैं, ये एग्जैक्टली ऑपोजिट हैं। अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। अगला शब्द हमारे पास है रेट्रोग्रेस, और मुझे लगता है कि ये वर्ड भी आपने कई बार सुना होगा, रेट्रोग्रेसिवली या रेट्रोग्रेड। टैक्सेशन के मामले में कई बार, जैसे हमने कल एक्सपेक्ट किया था, रेट्रोस्पेक्टिवली वर्ड आ जाता है। तो रेट्रोग्रेस, अब आपको पता है रेट्रो का मतलब पास्ट है, तो अगर आप पास्ट की तरफ कदम बढ़ा रहे हो तो उसे क्या कहा जाएगा, रेट्रोग्रेस या रेट्रोग्रेड वर्ड आ जाता है। रेट्रोग्रेसिव, रेट्रोग्रेशन, बहुत सारे शब्द आप बना सकते हैं बस सफिक्स से जोड़ के, और सफिक्सेस का बदलाव ग्रामेटिकल प्रोफाइल में बदलाव कर देता है, उसमें कोई मुश्किल काम नहीं है।
अगला जो शब्द है हमारे पास वो वर्ड है, द वर्ड इज डाइग्रेस। नेक्स्ट वर्ड इज इनग्रेस। इनग्रेस का एग्जैक्ट ऑपोजिट पूछा जाए, ईग्रेस, राइट, ईग्रेस। और कौन सा शब्द दिमाग में आ रहा है आपके? भाई कांग्रेस शब्द का जन्म भी यहीं से हुआ है। कांग्रेस। ट्रांसग्रेशन, बड़ा प्यारा शब्द है, ट्रांसग्रेस। मैंने कहा ब्लैक वाला काम एक साथ कर लिया जाए। अब देखो, डाइग्रेस शब्द आपने सुना होगा, कहां सुना है? जैसे कई बार डिस्कशन में इस्तेमाल होता है कि यू आर डाइग्रेसिंग फ्रॉम द टॉपिक, यू आर डाइग्रेसिंग फ्रॉम द टॉपिक। तो डाई का मतलब हो गया दो, और ग्रेस का मतलब स्टेप, यानी आप अपने मेन मुद्दे से भटक रहे हैं, कहीं और जा रहे हैं। यू आर डाइग्रेसिंग फ्रॉम द टॉपिक, दूसरी दिशा में आप अपने कदम बढ़ा रहे हो। तो डाई इज टू हो गया। अब देखो, इंग्लिश की ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, वही जो आज हमने शुरुआत करी है कि भाई एक मतलब के लिए एक से ज्यादा रूट वर्ड हो सकते हैं। तो आप प्रेफिक्स के तौर पे अगर देखो तो आपको पता है कि बाई का मतलब भी दो होता है, डाई का मतलब भी दो होता है, और एमबी का मतलब भी दो होता है। आया ना? कल हमने एग्जाम्पल नहीं लिया था, बट अभी जैसे यहां पे आया केस तो आपको ध्यान में है। अगर मैं पूछूं कि जरा मुझे बताइए कि कौन कौन से शब्द यहां से बन रहे हैं, तो आप बता लोगे कि सर कोई मुश्किल नहीं है, बाई मंथली एग्जाम जैसे होता है, द्विमासिक परीक्षा, बाई मंथली। डाई से आपके पास शब्द था डायलेमा, दुविधा, जो हमने कल बात करी थी। और एमबी, कंफ्यूजन के लिए हमारे पास वर्ड था एम्बीवैलेंस, जहां पे आप दो तरफ वैलेंसी दिखा रहे हो, दो तरफ आपका रुझान है, राइट। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि एक मतलब के लिए एक से ज्यादा हो सकते हैं हमेशा। तो डाइग्रेस हो गया। अब अगर आपको डाइग्रेस शब्द का मतलब पूरा दिमाग में रखना है तो रख सकते हैं कि इसका मतलब हो गया डिविएट करना, यानी आप दूसरी दिशा में भटक गए, कहीं और चले गए। अब देखो, ये दोनों शब्द भी आपस में क्या हैं? ये दोनों शब्द आपस में एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। ये दोनों आपस में अगेन एक दूसरे के ऑपोजिट हो गए। इनग्रेस और ईग्रेस, इन हो गया अंदर और ग्रेस हो गया बाहर, एग्जिट। कहां सुना है ये वर्ड आपने? ये वर्ड सुनने में आता है जैसे जब आप अपनी कार में बैठ रहे होते हो, आप अगर ऑटो कार इंडिया या ऑटोमोबाइल जो यूट्यूब चैनल्स हैं जहां पे गाड़ियों के बारे में बात होती है, तो आप वहां पे सुनोगे जब वो गाड़ियों को रिव्यू करते हैं कि नई कार लॉन्च हुई है, किस तरीके की है, तो कहते हैं इनग्रेसिंग इज वेरी इजी, राइट, यू कैन इजीली स्लाइड इन योर कार, यानी आप आसानी से अंदर जा सकते हैं। कदम अंदर रखना। तो अब देखो, इनग्रेस आपके लिए नया शब्द है, बट रूट वर्ड से पता लग गया, इन अंदर, और ग्रेस का मतलब कदम है, कोई मुश्किल ही नहीं है। यानी कहीं पे एंटर करने को हम क्या कहते हैं? इनग्रेस। और इनग्रेस अगर एंटर करना है तो ईग्रेस का मतलब क्या है? कदम बाहर निकाल लेना, एग्जिट कर लेना। दिस इज द पावर यू गेट। अब देखिए, अगला जो शब्द है कांग्रेस है। कांग्रेस का जन्म भी यहीं से हुआ है। अभी पिछले वाले वर्ड में आपने देखा कि कॉन का मतलब क्या था? टुगेदर था, आया ना, कांग्रीगेशन में। और ग्रेस का मतलब क्या है? स्टेप है। जहां बहुत सारे कदम एक साथ इकट्ठा होते हैं उसे कांग्रेस कहते हैं। एंड दैट इज वाई अक्रॉस द वर्ल्ड जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं या सरकारें हैं, आप ये टर्म सुनते हो, अमेरिकन कांग्रेस, यानी जहां चुने हुए प्रतिनिधि बैठते हैं, जहां उनके कदम एक साथ पड़ते हों। सो दैट इज कॉल्ड कांग्रेस। इस चीज का ध्यान रखना है आपको। अब ऐसे ही आप देखो, साइंस कांग्रेस वर्ड भी सुनने में आता है कि साइंस कांग्रेस वाज ऑर्गेनाइज्ड इन मैसूर और एनी अदर प्लेस। सो वहां पे सब साइंस कांग्रेस कह रहे हो, इसका मतलब साइंटिफिक कम्युनिटी के बहुत सारे कदम एक साथ वहां पे इकट्ठा हुए। सूफी कांग्रेस कहीं हुआ है, तो इसका मतलब सूफिज्म की फिलॉसफी में बिलीव करने वाले, पसंद करने वाले वहां पे एक साथ इकट्ठा हुए हैं। तो कांग्रेस, अब आपके दिमाग में एक अलग इमेज आ गई होगी, हम यहां पे भारतीय कांग्रेस पार्टी की बात नहीं कर रहे, राइट। कांग्रेस टर्म आपको समझ में आया कि जब साइंस कांग्रेस बोलते हैं तो क्यों बोलते हैं। तो आज आपके दिमाग की बत्ती जल गई, अब जिंदगी भर याद रहेगी, ग्रेस इज स्टेप, कॉन इज टुगेदर। जहां बहुत सारे कदम एक साथ इकट्ठा हो, लोग बैठे हो, वो कांग्रेस है, ठीक है। ट्रांसग्रेस बड़ा प्यारा शब्द है। और अब देखो, जो वोकैब
को रटने की बात हम करते हैं कि उसके अलावा कोई चारा नहीं है, वो आपको भूल जाएगा। अगर मान लीजिए आप थोड़ा ज्ञानी हैं, वोकैब के प्रति आपका रुझान रहा है कि भाई अंग्रेजी समझ में तभी आएगी जब वोकैब की समझ हो, और आपने इस वर्ड का मतलब रट लिया, तो ट्रांसग्रेस जो शब्द, पहली बात तो ग्रामेटिकल प्रोफाइल इसकी क्या है, वर्ब है, और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है वायलेट करना, यानी उल्लंघन करना, वायलेशन। तो वायलेशन अगर आपको करना होगा तो ट्रांसग्रेशन कर लेंगे आप, तो अभी ये वर्ब है, उल्लंघन करना। और अब देखो इस शब्द का जन्म कहां से, इसका मतलब उल्लंघन करना हुआ। ट्रांस वर्ड जहां पे भी आता है प्रेफिक्स के तौर पे, इसका मतलब बियॉन्ड होता है। और मैं अगर आपको अभी कहूं कि जरा मुझे कुछ शब्द आप बताओ जहां पे ट्रांस लगा हो शब्द के शुरू में और उसका मतलब हो उस पार, दूसरी तरफ, बियॉन्ड, तो आप शब्दों की झड़ी लगा दोगे, हाँ या ना? शब्दों की झड़ी लगा दोगे कि नहीं लगा दोगे? अभी बताओगे आपकी सर, ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, ट्रांसमिशन, राइट। और बताओ कौन सा शब्द दिमाग में आ रहा है? ट्रांसफर, ट्रांसग्रेस, ट्रांसेंड, बहुत सारे शब्द आप तक पहुंच जाते हैं। तो ट्रांस का मतलब बियॉन्ड है और ग्रेस का मतलब स्टेप। तो ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसवर्स, बिल्कुल। ट्रांसल्यूसेंट, बहुत अच्छे शुभम। ट्रांसपेरेंट, तो जहां दूसरी तरफ लाइट चली जाए वो ट्रांसल्यूसेंट है, बहुत बढ़िया। शशि, शुभम, कुमार, शालिनी, अंजलि। तो ट्रांसेस हमेशा बियॉन्ड होता है। अब ऐसे याद रख सकते हो कि आपने अपने कदम अपनी सीमा से बाहर कर लिए, लक्ष्मण रेखा को क्रॉस करना। सो दैट इज द लक्ष्मण रेखा को क्रॉस करना, कि ट्रांस का मतलब बियॉन्ड और ग्रेस का मतलब स्टेप, यानी आपने अपना कदम अपनी सीमाओं के बाहर कर लिया। सो दैट इज कॉल्ड ट्रांसग्रेशन, राइट। बात समझ में आ गई? याद रहेगा, ट्रांसग्रेस का मतलब वायलेट करना होता है। अब देखो ग्रेड शब्द यहां पे लिखा था, ग्रेड से बहुत सारे शब्दों को आप जानते हैं। कौन कौन से शब्द जानते हो भाई आप? ग्रेजुएट करना। अब देखो ग्रेजुएट, अब ग्रामेटिकल प्रोफाइल अगली स्लाइड ही यूज कर लेता हूं। अब आप देखिए, अगर ग्रेजुएट की बात करूं मैं और मैं आपसे पूछूं कि भाई ग्रेजुएट का ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या है, तो ग्रेजुएट वर्ब भी है, राइट, और क्या है, नाउन भी है। ही इज ग्रेजुएट, ही इज अ ग्रेजुएट, बिल्कुल, वेरी गुड। तो ग्रेजुएट है, फिर यहीं पे देखो ग्रेजुएशन हो जाएगा, यहीं से ग्रेजुअल हो जाएगा, ग्रेजुअल, DUAL कर दिया आपने, यहीं पे ग्रेजुअली हो गया, DUALLY। तो बहुत सारे शब्द इससे बनते चले जाएंगे। जब ग्रेजुएशन होता है तो आप एक स्टेप ऊपर ही जा रहे होते हो। जब आप किसी चीज को अपग्रेड करते हो तो वो एक स्टेप ऊपर जाता है। आप उसको डीग्रेड करते हो या डीग्रेड या डाउनग्रेड वर्ड आता है तो आप नीचे की तरफ लेके आ रहे हैं उसको, ठीक है ना। तो दीज आर वेरी बेसिक वर्ड्स, ये सारे शब्दों का आपको पता पहले से है। ग्रेडिंग, ग्रेडिंग जब आप करते हैं, स्टेप बाय स्टेप किसी चीज को देख रहे हैं, ग्रेडेशन जैसे हम कहते हैं, तो ये सब वही है। तो ये तो वर्ड्स बहुत इजी थे, और इसमें आपको ये चीजें ध्यान में रखनी बड़ी जरूरी है जो गणित हमने यहां सीखी। प्रोग्रेस का एग्जैक्ट ऑपोजिट रिग्रेस हो गया, इनग्रेस का एग्जैक्ट अपोजिट ईग्रेस हो गया, ठीक है। बात क्लियर हो गई? बात समझ आ रही है किस तरीके से कहानी आगे बढ़ रही है? अब जो सिनोनिम एंटोनिम को लेकर के आप वोकैब में बहुत परेशान रहते हैं, कल भी मैंने इसके बारे में आपसे बात किया था कि इस पर्टिकुलर मेथड में आपको बहुत सहूलियत मिलती है सिनोनिम एंटोनिम के लिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, कौन कौन से ऐसे हमारे पास प्रीफिक्सेस हैं जो हमें बताते हैं कि भाई ये एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। अब देखो, अगर शब्द के पहले हाइपर लगा है और आपको उसका ऑपोजिट चाहिए तो ऑपोजिट वर्ड के पहले हमेशा हाइपो लगा होगा, राइट। कौन सा वर्ड ध्यान में आ रहा है आपको? हमारे पास शब्द आ जाता है हाइपरथर्मिया। अब देखो, थर्म वर्ड जहां पे भी आता है इसका मतलब क्या होगा? टेम्परेचर होगा, यानी जरूरत से ज्यादा टेम्परेचर है। और हाइपोथर्मिया, अब आप सुनते हैं कि कई बार जो हमारे सैनिक हैं, सोल्जर्स हैं, जो कि बर्फीली जगहों पे फंसे रहते हैं या चढ़ाई करने वाले जो लोग हैं, माउंटेनियर्स हैं, कई बार वो हाइपोथर्मिया के शिकार हो जाते हैं, आया ना। तो हाइपोथर्मिया का मतलब क्या है कि टेम्परेचर बहुत कम है वहां पे, जितना होना चाहिए उससे बहुत कम है। उनके पैर कई बार सड़ जाते हैं, शरीर के अंग खराब हो जाते हैं। बहुत अच्छे सुष्मिता, कोमल, फर्स्ट टाइम आज समझ आ रहा है वो कैब, चलो बहुत बढ़िया। गणित समझते चलो,
अब ऐसे ही देखो, अब यहां पे एक ज्ञान और क्या बढ़ गया कि भाई अभी अमिताभ बच्चन, ठंड तो खत्म हो रही है, नहीं एसी चल रहा है मेरे बगल में ही यहाँ पे स्टूडियो में, सर पे ही मेरे। सो बस इतनी ठंड, अभी गर्मी नहीं है बट काफी अच्छा चल रहा है ये। तो देखो थर्म जो शब्द है ये टेम्परेचर के लिए आता है। अभी ठंड में आप क्या पहन रहे थे, थर्मल्स पहनते हो आप, थर्मल्स पहनते हो। तो थर्म जो शब्द है वहीं से थर्मोडायनेमिक पढ़ा कहां पे, साइंस में। डायनेमिक्स का क्या मतलब होता है, जहां मोशन हो, यानी टेम्परेचर का, हीट का जो मोशन का अध्ययन करा है वो थर्मोडायनेमिक्स है। तो यहां पे जब हम बात कर रहे हैं हाइपरथर्मिया, यानी जो एक टेम्परेचर का ऑप्टिमम स्टेट होना चाहिए उससे बहुत ज्यादा हो जाए तो हाइपर हो गया, और हाइपो हो गया तो वो नीचे चला गया। अब इसी तरीके से आप देखिए आपके पास शब्द आता है डर्मिया। अब हाइपरडर्मिया या हाइपरडर्मा या हाइपोडर्मा, उसमें शब्द चेंज करते जाओ आगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब आपको पता है कि भाई डर्मा शब्द जहां पे भी आता है ना, डर्म अपने आप में रूट वर्ड है, और डर्म का मतलब क्या होता है, इसका मतलब स्किन होता है, इसका मतलब स्किन होता है। तो आपके स्किन के मतलब लेयर बहुत होती है ना हमारी स्किन में, तो जो अपर लेयर है वो हाइपर है, और जो हाइपोडर्मिया है वो नीचे वाली लेयर हो गई। और इसीलिए जो स्किन का विज्ञान है हमारी चमड़ियों का, उसे क्या कहते हैं, डर्मेटोलॉजी, डर्मेटोलॉजी कहा जाता है। और जो विशेषज्ञ हैं उनको डर्मेटोलॉजिस्ट कहा जाता है, जो आपकी स्किन से जुड़ी समस्याओं का निदान करते हैं। डॉक्टरों ने क्या कहते हैं, हम डर्मेटोलॉजिस्ट। आओ, और कौन सा शब्द दिमाग में आ रहा है आपके, हमारे पास एक शब्द आता है हाइपरगेमी, हाइपरगेमी और हाइपोगेमी। अब आप देख रहे हो हर वर्ड के साथ में एक और नया रूट दे रहा हूं आपको। यहां डर्मा स्किन दे दिया, यहां थर्मा टेम्परेचर दे दिया, और तीसरे शब्द में मैंने एक और नया रूट वर्ड इंट्रोड्यूस कर दिया आपके लिए, और यह है गेमोज, जिसका मतलब होता है मैरिज, शादी। अब देखो, अब आप इस शब्द का खुद ही अंदाजा लगा सकते हो, अंदाजा लगाने की कोशिश करोगे। आपको शब्द, मान लो आपको मतलब नहीं पता, व्हाट इज हाइपरगेमी, व्हाट इज हाइपोगेमी। आपको पता है हाइपर ऊपर होता है, हाइपो नीचे होता है, और गेमी का मतलब शादी हो गई। जैसे मोनोगेमी का मतलब एक शादी, बिगेमी का मतलब दो हो गया, पॉली का मतलब बहुत हो गया। सो बताइए मुझे हाइपरगेमी का क्या मतलब हो सकता है। हाँ जी, बिल्कुल यदु, हाइपरबोल, हाइपरसोनिक, सुपरसोनिक। वेरी गुड कुमार। अंबुज वाजपेयी, बहुत दिनों बाद। अच्छा जी, बड़ा लंबा सा मैसेज लिखा है अंबुज ने। हेलो सर, अंबुज वाजपेयी, आफ्टर इंग्लिश स्पेशल 10 here I am again for your guidance, but this time for banking examination, currently working for Deloitte, but आपका लाइव क्लास लेने की पूरा ट्राई करूंगा। ओके, वेलकम बैक अंबुज। आप एक बड़ी अच्छी संस्था के लिए काम कर रहे हैं। आ जाओ, आपका कमेंट इतना लंबा था कि मुझे, देखिए कुछ लोगों ने पहले शादी बाद में शादी, अरे देखो शादियां होती हैं हमारे समाज में जब, तो समाज में बड़े सारे स्ट्राटास होते हैं, कहते हैं ना, अपने से ऊंची जाति में शादी कर ली, नीची जाति में शादी कर ली, उसी को कहा जाता है हाइपरगेमी और हाइपोगेमी। यानी आप जिस भी सोशल स्ट्राटा से बिलोंग करते हैं या सोशल क्लास से बिलोंग करते हैं, अगर आपने अपने से ऊंचे क्लास में शादी कर ली, सो दैट विल बी कॉल्ड व्हाट, दैट वुड बी कॉल्ड हाइपरगेमी। और हाइपोगेमी क्या है, लोअर क्लास। तो ये देखो, ये कॉमन सेंस वाली बात है, ये कॉमन सेंस है कि अपने आप आपका दिमाग काम करने लग जाएगा कि ये भाई अपने से अपर क्लास में अगर आप मैरिज करते हो तो वो हाइपरगेमी है, और अगर आप अपने से लोअर क्लास में मैरिज करते हो, सो दैट वुड बी कॉल्ड हाइपोगेमी। गॉट इट? आज वो कैब समझ आया अंजलि को। मनीष क्या नहीं दिख रहा मेरे भाई? ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड हाइपोगेमी। शब्दों को इस तरह से, अब आपको पता है कि हाइपरटेंशन, हाई बीपी, तो ये सब बहुत सारे शब्दों का आप अंदाजा लगा सकते हैं, राइट, कि हाइपर ऊपर है और हाइपो जो है ये लोअर हो जाता है, ये अपर हो जाता है, कहीं भी लग सकता है। अब हम एक एक रूट वर्ड को अगर शायद पकड़ के यहां पे शब्द लिखने चले ना, तो बहुत सारे शब्द होंगे। मैं लिखने से आज बता रहा हूं आपको, अगली क्लास जो कल वाली क्लास होगी ना, बहुत सारे रूट वर्ड मैं आपको दिखा दूंगा जो मेरे क्लास के क्लास नोट्स हैं और जो सेव्ड हैं,
मेरे सिस्टम में कि आपको समझ में आया कि अच्छा हाँ कितने सारे शब्द बनते हैं। बहुत अच्छे से समझ रहे हो, ध्यान से समझते चलो चीजों को। ये इंपॉर्टेंट बातें, कल भी हमने इसकी चर्चा की थी बट वर्ड्स नहीं लिखे थे। मौखिक बात करी थी किसकी, ANTE एंटे की, और इसका ऑपोजिट क्या था, इसका ऑपोजिट था आपका पोस्ट। मतलब क्या था इनका, एंटे शब्द जहां भी आ रहा था पहले इसका मतलब था बिफोर, और पोस्ट का मतलब था आफ्टर। और अब आप देखिए आपके पास एग्जैक्ट लिस्टिंग आ जाएगी शब्दों की। हो सकता है वो शब्द पहली बार आप देख रहे हो लेकिन आपको ध्यान में रहेंगे। अब जैसे शब्द आ गया एंटेबेलम, एंटेबेलम, और इसका ऑपोजिट क्या हो गया, दैट इज पोस्टबेलम। एंटेबेलम एंड पोस्टबेलम। अब ये वर्ड आपको अखबार में मिला होगा या मिल सकता है, जैसे अभी पीछे आप देख रहे थे कि रशिया जो है आक्रमण करने वाला था, कहां पे, क्रीमिया, यूक्रेन जो उसी का पार्ट था। ये सब साथ में ही थे पहले, बेलारूस, इन सब जो सोवियत संघ के डिसमेंटलिंग के बाद अलग अलग हुए। तो युद्ध के पहले की जो स्थिति होती है उसको क्या कहोगे, एंटेबेलम सिचुएशन, और युद्ध के बाद जो है वो पोस्ट बेलम है। अब देखो यहां पे एक ज्ञान और आपको बढ़ा, क्या, कि जो बेली रूट वर्ड है ना, बेलम या बेली, इसका मतलब होता है वार लाइक, यानी युद्ध जैसा। और ये अपने आप में रूट वर्ड, जैसे सब बहुत सारे रूट वर्ड आपने देखे ना, तो अगर कहीं पे बेल या बेली आ रहा होता है, आपको बता दिया इसका मतलब क्या है, वार लाइक। बड़े सारे शब्द यहां पे हमें मिल जाते हैं। कौन सा शब्द आपके दिमाग में सबसे पहले आ रहा है, रेबेल, रेबेल, रेबेलियन। जब कोई रेबेल बनता है तो वो लड़ने को ही तो तैयार है, विरोध के लिए तैयार है। रेबेलियन वो इंसान हो गया। रेबेल वर्ब नाउन, नाउन के तौर पे भी इस्तेमाल हो जाता है, ये भी नाउन के तौर पे। और जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट शब्द है वो है बेलिजरेंट। ये बहुत बार आता है बेलिजरेंट। अगला शब्द आता है बेलिकोज, बेलिकोसिटी, राइट। ग्रामेटिकल प्रोफाइल चेंज हो रही है इसकी, बेलिकोसिटी। और दो वर्ड अभी आपने देख लिया, एंटेबेलम, इसका मतलब युद्ध से पहले, और पोस्ट बेलम का मतलब युद्ध के बाद। तो बेलिजरेंट हम उस इंसान को कहते हैं ना जो हमेशा लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है। इसके लिए आप शब्द ये समझ सकते हो, जो एग्रेसिवली होस्टाइल हो, एग्रेसिवली होस्टाइल हो, लड़ने के लिए एकदम तैयार बैठा हो, खड़ूस आदमी, उसे हम क्या कहेंगे, दैट पर्सन विल बी कॉल्ड ही इज अ बेलिजरेंट गाय, ही इज अ बेलिजरेंट गाय। बात समझ में आई? खैर अभी इस पे आगे नहीं बढ़ते, इधर के वर्ड पूरा करते हैं पहले। कल और कौन सा वर्ड किया था हमने, शादी के पहले क्या होता है, एंटे न्यूपिटल, और शादी के बाद क्या होगा, पोस्ट न्यूपिटल। ठीक है, मरने से पहले जो है वो एंटे मॉर्टम है, और जो मरने के बाद है भाई वो पोस्टमार्टम। अब ये सब शब्द ऐसा नहीं कि नए हैं, पोस्टमार्टम तो सुन ही रहे हैं हम पहले से, बट कहीं पे अगर एंटेमार्टम आ जाए तो लगता है ये क्या हो गया, बड़ा मुश्किल वर्ड आ गया। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, एंटे बिफोर है, एंटेमार्टम। कल हमने बात करी थी किसकी, एंटे मेरिडियन, जिसको हम एएम बोल रहे होते हैं, टाइम में एएम और पीएम, और इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट क्या हो जाता है, पोस्ट मेरिडियन, पूर्वाह्न और अपराह्न। यहीं से मैंने बात करी थी आपसे एंटेपार्टम, एंटेपार्टम यानी चाइल्ड बर्थ से पहले, और चाइल्ड बर्थ के बाद अगर कुछ है तो वो पोस्ट पार्टम है। और आपको बताया भी था कि बहुत बार इसके ऊपर आर्टिकल मिलते हैं। आप डॉक्टर के पास जाओगे, गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाओगे, तो वो बोलेंगे पोस्ट पार्टम डिप्रेशन, राइट। तो एक और शब्द है जो बड़ा कंफ्यूज करता है यहीं पे, एंटेनेटल। अब आप हॉस्पिटल में गए होंगे तो वहां नियोनेटल वार्ड होता है, नियो का मतलब नया, जो नया नया पैदा हुआ हो, नवजात शिशु के लिए। तो पॉइंट यहां पे ये है कि भाई ये दोनों के दोनों शब्द जो है ना, ये चाइल्ड बर्थ के साथ जुड़े, और वोकैब में यहां समस्या पैदा होती है। अब मान लो आज आपने सीख लिया कि यार सत्येंद्र सर ने दिमाग में जिंदगी भर के लिए पक्का कर दिया, अब कोई दिक्कत नहीं है, हमें याद रह गया कि ये बिफोर चाइल्ड बर्थ है, यानी बच्चे के जन्म के पहले है ये।
और जो दूसरा वाला शब्द है पोस्ट वाला, ये बच्चे के जन्म के बाद है। बहुत बढ़िया जी, कोई दिक्कत नहीं, बात क्लियर है। लेकिन भाई अगर आपको ये शब्द एग्जाम में मिल जाए और यही दो वर्ड मिल जाए, तो आप कैसे अब अपने आप को वहां सही ऑप्शन के साथ लेके जाओगे? इसलिए यूसेज को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, बच्चे की पैदाइश में दो एंटिटीज इन्वॉल्व होती हैं, मां और बच्चा दोनों। तो ये जो बच्चे के जन्म की जो प्रक्रिया है, इसमें मां और बच्चा दोनों जो है इन्वॉल्व होते हैं। इसमें से एक शब्द मां से संबंधित है और दूसरा जो शब्द है वो बच्चे से संबंधित है। तो जब भी बच्चे के जन्म के बाद मां से संबंधित कोई बातचीत होगी, राइट, मदर से रिलेटेड अगर कुछ होगा, तो वहां पे पैटर्न शब्द का इस्तेमाल होगा। और अगर जन्म के बाद बच्चे से संबंधित कुछ है, राइट, जो चाइल्ड है आपका उससे संबंधित कुछ है, तो वहां हम नेटल लगाते हैं, एंटेनेटल, यानी बच्चे की स्थिति जन्म से पहले क्या थी, और पोस्ट नेटल उसके जन्म के बाद बच्चे की क्या स्थिति है। और एंटे पैटर्म यानी बच्चे के जन्म के पहले मां की क्या स्थिति है, और पोस्ट पैटर्म हो गया बच्चे के जन्म के बाद मां की क्या स्थिति है। बात क्लियर हो गई सभी को? इज एवरीवन क्लियर विद दीज वर्ड्स? हाँ जी। क्या बात है, क्लियर हो गई बात? तो भाई देखो, और कौन सा वर्ड ध्यान में आ रहा है? कुछ और ध्यान में आ रहा है एंटे से? बिल्कुल, एक और वर्ड बताता हूं, दैट इज, आपने देखा होगा कई बारी लोग फेसबुक पे या कहीं पे भी कुछ लिखने के बाद लिख देते हैं पीएस। देखा है? कितने लोगों ने देखा है? ऐसे लिखा होता है पीएस, यानी वो पूरी बात अपनी लिखेंगे, अपना पूरा पोस्ट लिखेंगे और लास्ट में उसमें ऐड कर देते हैं पीएस। पीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? पीएस का फुल फॉर्म इसी रूट वर्ड से आता है भाई, राइट? सो दैट इज कॉल्ड पोस्ट स्क्रिप्ट, राइट? तो स्क्रिप्ट वर्ड जहां पे भी आता है, इसका मतलब लिखना होता है। अब देखो, इस हर एक शब्द के अंदर हमारे पास रूट वर्ड है, हर एक वर्ड के अंदर। यहां बर्थ, ये तो आपने देख ही लिया। स्क्रिप्ट अपने आप में रूट वर्ड है, यहीं से स्क्रिप्चर, मैन्युस्क्रिप्ट, राइट, ये सारे शब्द वहीं से पैदा होते हैं। स्क्रिप्ट या स्क्राइब का मतलब राइट करना होता है, वहीं से डिस्क्राइब, इंस्क्राइब, सब्सक्राइब, प्रोस्क्राइब, प्रेस्क्राइब, वहीं से प्रेस्क्रिप्शन, प्रोस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन, इस सारे शब्दों का जन्म वहीं से होता है। तो एंटी स्क्रिप्ट का क्या मतलब है? जैसे, यानी जो आपकी मेन बात आप कहने वाले हो, जो आपकी मेन स्क्रिप्ट है, उसके पहले जो आप भूमिका बनाते हैं वो एंटी स्क्रिप्ट है। और सारी बात कहने के बाद लास्ट में अगर आप कुछ ऐड करते हो, उसे पोस्ट स्क्रिप्ट कहते हैं। यही एएसपीएस कई बार आपको देखने सुनने में मिलता है। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट एंटोनिमस पेयर्स हैं प्रेफिक्स के तौर पे, जिनसे आप आसानी से उन वर्ड्स को ध्यान में रख सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास जो अगला है इस तरह का रूट वर्ड, कल हमने चर्चा की थी, जाते जाते मौखिक लिख भी देता हूं कि आप आराम से नोट कर लेंगे। बेन, बॉन या बेनी वर्ड अगर आता है तो इसका मतलब होता है गुड, अच्छा। और वहीं पे इसके एग्जैक्ट ऑपोजिट की बात करें तो मैल या मैला वर्ड आता है, और जिसका मतलब क्या हो जाता है? बैड। ठीक है? अब कल बड़े सारे शब्द मैंने बताए थे आपको, जैसे मान लीजिए एग्जाम में बेनीफैक्टर आ गया, फिर आपको डायरेक्ट तो ऑपोजिट वो पूछते नहीं है, तो मैलीफैक्टर, मैलीफैक्टर, ठीक है? बेनीफैक्टर, मैलीफैक्टर। अब मतलब क्या होता है? बेनी का मतलब गुड है, फैक्टर का मतलब जो कारक, यानी जो आपको फायदा पहुंचाने वाला है उसे बेनीफैक्टर कहते हैं। जो आपको फायदा पहुंचाने वाला है वो बेनीफैक्टर है।
तो अब आपको कोई अगर पूछे कि भाई मैल्यूफैक्टर का क्या मतलब है, क्या इस गणित से आप उसका मतलब नहीं बता दोगे? भाई बेनिफैक्टर अगर फायदा पहुंचाने वाला है तो मैल्यूफैक्टर कौन होगा? मैल्यूफैक्टर होगा जो नुकसान पहुंचाने वाला हो, वो मैल्यूफैक्टर। हमने कल की क्लास में बात करी थी इस वर्ड की भी, बेनोवोलेंट। वोल का मतलब चाहना, यानी जो आपका भला चाहे उसे बेनिवोलेंट बोलोगे। और मेलोवोलेंट जो वर्ड है, अगर ये भला चाहने वाले के लिए है, देखिए यहां पे भी यही रूट वर्ड था, कल हमने बात करी थी, तो ये बुरा चाहने वाले के लिए हो गया। अब अगर ग्रामेटिकल प्रोफाइल आप चेंज करना चाहो तो यहां पे जो 4 वर्ड हमने लिखे हैं ना, इन 4 से 8 वर्ड बन जाएंगे। कैसे बन जाएंगे भाई? कैसे बन जाएंगे? यहां मैन्युफैक्चर के साथ आप मैन्युफैक्शन भी कर सकते हैं, यहां बेनिफैक्टर के साथ मैन्युफैक्शन कर सकते हो। ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, वो कॉमन नाउन है, वो उस इंसान के लिए कॉमन शब्द है बेनिफैक्टर जो फायदा पहुंचा, इट्स अ कॉमन नाउन। कॉमन नाउन मीन्स व्हाट? इट्स अ कॉमन वर्ड फॉर ऑल द मेंबर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लास। So what is one word for those class of people जो दूसरों को फायदा पहुंचाते हैं? बेनिफैक्टर, दैट इज कॉमन नाउन। और बेनिफैक्शन एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, भाव हो गया दूसरों के लिए बेहतर करना। अब यहां पे भी आप देखो तो बेनोवोलेंस कर लो आप, अगर आपने यहां पे एनसीई कर दिया तो ये नाउन बन जाएगा, एज सिंपल एज दैट। यहां टीआईओएन करके नाउन, यहां एनसीई, बेनोवोलेंस, एल के बाद ईएनसीई। एनीवे, आइए अगला जो शब्द है हमारे पास वो कौन सा है? बोनाफाइड। और बोनाफाइड का एग्जैक्ट ऑपोजिट क्या होता है? मैलाफाइड होता है। अब आपको अपने स्कूल और कॉलेज के दिन में ये वर्ड जरूर सुनने को मिला होगा। कई बार कॉलेजेस में कहते हैं कि भाई एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट लेके आओ कि हाँ आप इस पर्टिकुलर कॉलेज के विद्यार्थी हैं, आया ना? तो बोनाफाइड का मतलब होता है जेन्युइन, जो चीज जेन्युइन हो, जो सही हो। और अगर आप रूट वर्ड के लिहाज से देखोगे तो एक और शब्द यहां पे आ गया आपके पास, और वो कौन सा है? वो है FIDE। इसका अपने आप में मतलब क्या होता है? ट्रस्ट। और बॉन का मतलब गुड, यानी जो काम अच्छे भाव से किया जाए वो बोनाफाइड। तो बोनाफाइड के साथ हम इंटेंशन वर्ड भी जोड़ते हैं, बोनाफाइड इंटेंशन, यानी अच्छे भाव से किया गया काम। और अगर बोनाफाइड इंटेंशन अच्छा भाव है तो मैलाफाइड इंटेंशन क्या होगा? बुरे भाव से किया गया। ठीक है, तो बोनाफाइड सर्टिफिकेट, बोनाफाइड का मतलब जेन्युइन भी होता है, इसीलिए बोनाफाइड अगर है तो वो चीज जेन्युइन भी होगी, वो सही होगी। जेन्युइन के कॉन्टेक्स्ट में भी हम इसको यूज करते हैं। तो बोनाफाइड लव स्टोरी, जो बिल्कुल जेन्युइन लव स्टोरी हो, जैसे कि बेफिक्रे मूवी के जब मार्केटिंग कर रहे थे रणवीर सिंह साहब, तो वो इसको ऐसे कहते, इट्स अ बोनाफाइड लव स्टोरी ऑफ यू नो DDLJ के बाद ये एक बोनाफाइड लव स्टोरी है। या 10 साल के बाद बनी थी जब वी मेट। तो जब 2017 में लॉन्च हुई थी बेफिक्रे मूवी रणवीर सिंह की, तो उसकी मार्केटिंग में जब टेलीविजन पे वो आए थे और अलग अलग चैनल्स पे उसकी मार्केटिंग कर रहे थे वो, तब उन्होंने कहा कि 2007 में जब वी मेट आई थी, दैट वाज अ लव स्टोरी एंड बोनाफाइड लव स्टोरी, एंड आफ्टर 10 years इट्स अ बोनाफाइड लव स्टोरी। सो बोनाफाइड मीन जेन्युइन। इसके लिए मैं एग्जाम्पल पहले की क्लास में भी कॉन्टेक्चुअल एग्जाम्पल है, सो दैट आपको समझ में आए कि उस समय जेटली साहब रक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभाल रहे थे कुछ समय के लिए, और एक कश्मीर की घटना थी जहां पे एक कश्मीरी युवक जो कि पत्थर फेंकने वाले ग्रुप का को लीड कर रहा था, उसे जीप के आगे बांध करके घुमाया गया था। तो इस बात की बड़ी आलोचना हुई थी, और उस घटना के बाद जो है सेना ने वो सम्मानित किया था उन मेजर को जिन्होंने ये काम किया था। और फिर पूरी घटना का पता लगा कि भाई वो मेजर साहब और उनके साथ 4 जवान थे, और कुछ 1000-1200 की भीड़ ने उनको एक तरह से घेर लिया और पत्थर मारने की कोशिश और मार रहे थे, जो भी था। तो जाहिर तौर पे गोली चला नहीं सकते, हर गोली का हिसाब देना पड़ता है सरकारी। और अगर वो ऐसा नहीं करते जैसा कि उन्होंने किया कि उन्हीं के लीडर को जीप के आगे बांध लिया और फिर उस भीड़ से वो बाहर निकले, अगर शायद वो ऐसा नहीं करते तो वो बच नहीं पाते। तो उस बात के लिए सेना प्रमुख ने और जेटली साहब ने, दोनों ने बयान दिए थे। और एक ने ये कहा था कि भाई अगर सेना, हमारी सेना जो है कोई काम बोनाफाइड इंटेंशन से करती है तो हम हमेशा उसके साथ हैं। जीप के आगे बांध के घुमाया इसलिए नहीं कि उसको टॉर्चर करना था,
वहां पे वो मेजर होने का उन्होंने परिचय दिया। अब आपको पता लगता है एसएसबी की टेस्टिंग क्यों होती है 5 दिन, वो इतना कठिन परीक्षा क्यों है? क्योंकि एक आर्मी ऑफिसर बनने का मतलब क्या कि प्रत्युत्पन्नमति आपके पास बहुत होनी चाहिए, डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी, कि उस मोमेंट में आप सोच पाए। तो उन्होंने वो सोचने का परिचय दिया। तो अब किसने क्या बयान दिया था वो एग्जैक्टली मुझे नहीं याद है, बट एक ने कहा था अगर बोनाफाइड इंटेंशन से करे, और एक ने ये बयान दिया था, मतलब सेना प्रमुख और जेटली साहब के बीच की मैं बात कर रहा हूं, और एक ने कहा था कि अगर हमारी सेना कोई काम मेलाफाइड इंटेंशन से नहीं करती है तो हम हमेशा उसके साथ हैं। तो भाई अगर आप मेलाफाइड इंटेंशन से नहीं कर रहे तो बोनाफाइड इंटेंशन से ही तो कर रहे। तो पॉइंट इज व्हाट, ये जो मैं आपको एग्जांपल्स देता हूं उन शब्दों के साथ, वो इसीलिए है कि आज के बाद ये शब्द कभी भूले नहीं। और आपकी आदत में एक चीज और भी शुमार हो कि while you are taking the exposure of English language, either in terms of listening, reading, writing, watching, whatsoever, always do focus on the uses part of the vocabulary, because one word can be used in multiple context। और हो सकता है कि आपकी वोकैब की समझ या अंग्रेजी से प्यार ही ना रहा हो पहले, अभी मेरे साथ फिर ये प्यार धीरे धीरे बढ़े भाषा का, तो हो सकता है कि आपकी समझ सीमित हो एक शब्द को लेकर के, इसका यूज ऐसे होता है, लेकिन धीरे धीरे वो समझ बढ़ेगी। तो जब भी अंग्रेजी सुनिए, पढ़िए या देखिए, शब्दों के यूसेज पे जरूर ध्यान दीजिए। अभी थोड़ा वोकैब की मिट्टी भुरभुरी करने के बाद, जैसे मैंने कहा कि नेक्स्ट वीक हम ग्रामर का भी फाउंडेशन करेंगे पहले, तो उसके बाद लैंग्वेज की समझ आपको अपने आप बहुत बेहतर होती हुई नजर आएगी। तब हम फिर टॉपिक्स की तरफ आगे बढ़ेंगे। चलिए जी, तो ये बोनाफाइड और मैलाफाइड हो गया। यहीं से आपके पास शब्द आता है बेनिफिसेंट। बेनिफिसेंट और बेनिफिसेंट का एग्जैक्ट ऑपोजिट में अब आपको कोई दिक्कत नहीं है, दैट इज मैलिफिसेंट, जो परोपकारी है और जो परोपकारी नहीं है। बेनिफिसेंस मैलिफिसेंस नाउन हो जाएगा फिर। यहीं से आपके पास शब्द आता है बेनिडिक्शन। डिक्ट का मतलब बोलना, तो बेनिडिक्शन यानी जब आप किसी को आशीर्वाद देते हैं। बेन का मतलब गुड, डिक्ट का मतलब बोलना, वहीं से डिक्शन डिक्शनरी आया हुआ है। और मैलिडिक्शन क्या हो गया? मैलिडिक्शन हो गया आपका किसी के लिए बुरा बोलना, कर्स करना, अभिशाप देना, राइट। तो ये शब्द एग्जैक्टली एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। जैसे आप देखो हमारे पास वर्ड है बेनिग्नेंट। बेनिग्नेंट और बेनिग्नेंट का एग्जैक्ट ऑपोजिट क्या होता है? मैलिग्नेंट। अब आपने मलाइन वर्ड भी जरूर सुना होगा, किसी की इमेज को मलाइन करना, गंदा करना, मैला करना, राइट। किसी को डिस्पैरेस करना, डेप्रिकेट करना, डेरोगेट करना, बेलिटिल करना, डेनिग्रेट करना, बहुत सारे शब्द हैं किसी को अपमानित करने के लिए, राइट। सो यहां पे जो शब्द आया हुआ है हमारा मैलिग्नेंट। अब देखिए इस शब्द का इस्तेमाल किस तरीके से होता है। वर्ड होता है बिनाइन। बिनाइन, BENIGN, लिख भी देता हूं यहीं पे, BENIGN, द प्रोनाउंसिएशन इज बिनाइन। मलाइन इधर हो गया, ठीक है। मलाइन वैसे वर्ब के तौर पे इस्तेमाल होता है और बिनाइन एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल होता है। जैसे आप किसी के चेहरे के लिए अगर कह रहे हैं कि भाई या इंसान को डिस्क्राइब कर रहे हो कि बहुत ही बिनाइन पर्सनालिटी है, तो बिनाइन शब्द का मतलब क्या हो गया? बिनाइन का मतलब होता है जेंटल, जो बड़ा ही जेंटल आदमी है, बहुत ही काइंड और जेंटल किस्म का आदमी है, उसको आप कहते हैं बिनाइन पर्सन। और जैसे आपने तभी समझा कि किसी की इमेज को अगर आप मलाइन करते हो तो गंदा ही करते हो। लेकिन अगर वहीं पे किसी आर्टिकल में आपको ये मिल रहा है कि उनका जो कैंसर का स्टेज है या जो ट्यूमर है वो बिनाइन स्टेज में है, तो बिनाइन स्टेज का मतलब क्या होगा कि अभी बहुत काइंड और जेंटल स्टेज में है, यानी उसका कैंसर अभी प्राइमरी स्टेज में है, बीमारी की शुरुआत ही अभी हुई है। ये बड़ी अच्छी बात है कि शुरू में ही पता लग गया। तो आप देखो एक शब्द के यूसेस कितने तरीके से होते हैं। मतलब बिनाइन पर्सनालिटी तो बहुत ही काइंड और जेंटल आदमी, जिसको हम बोवीन भी कहते हैं, बड़ा प्यारा शब्द है बोवीन। हमारे पास बहुत सारे ऐसे शब्द हैं ना जो जानवरों से संबंधित हैं, और अगर उन जानवरों की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो इंसानों में पाई जाती तो वो इंसानों के लिए भी लग जाता है। जैसे मेरी जबान से अभी एक शब्द आया है, क्या आया है? बोवीन। मैंने कहा बोवीन शब्द की अगर हम बात करें ना तो इसका लिटरल मतलब होता है काउ लाइक, यानी गाय जैसा। और ऐसे बड़े सारे शब्द हैं हमारे पास जो कि जानवरों के साथ संबंधित हैं। जैसे वल्पीन शब्द है, वल्पीन, तो वल्पीन का मतलब क्या होता है? फॉक्स लाइक, लोमड़ी जैसा, ठीक है। पिसीन शब्द है,
तो पिसीन का मतलब होता है फिश लाइक। अर्सीन जो शब्द है हमारे पास, इसका मतलब होता है बियर लाइक। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, ठीक है। कैनिन का मतलब हो जाता है डॉग लाइक, कुत्ते जैसे। तो एसिनिन का मतलब होता है गधे जैसा, एस। फेलिन का मतलब होता है कैट लाइक। तो ये जो हमारे सामने ये सफिक्स लगा हुआ है ना, ये आई एन ई का मतलब लाइक होता है एक्चुअली। अब आप देखो, जैसे मैंने कहा ना कि अभी जो एक बहुत ही बिनाइन आदमी है, काइंड और जेंटल आदमी है, उसको हम क्या कहते हैं? कहते नहीं, अरे बड़ा गऊ आदमी है। सुना होगा ना आपने हिंदी में कोलोक्युअल एक्सप्रेशन, आम बोलचाल की भाषा, बहुत ही गऊ आदमी है। तो वही है काउ लाइक, बोवीन पर्सनालिटी। तो बोवीन का मतलब जेंटल और काइंड भी हो जाता है। देखो अंग्रेजी के रंग कितने प्यारे रंग हैं कि एक तरफ बिनाइन, काइंड एंड जेंटल, बेन इज गुड, एंड ऑन द अदर साइड बोविन इज ऑल्सो काइंड एंड जेंटल। एंड अगर एक स्टूडेंट बहुत मासूम है दिमागी तौर पे और उसको लगता है कि वोकैब इज ऑल अबाउट मगिंग अप हिंदी मीनिंग्स, दैट वुड बी सुसाइडल। मतलब अंग्रेजी एक तो पहले से हमारी करप्ट है और करप्ट हो जाती है फिर। तो अब बोविन क्यों काइंड और जेंटल है और बिनाइन क्यों काइंड और जेंटल, ये आपको समझ में आ गया। और साथ ही साथ हमें यह भी समझ में आया कि अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में जब ये यूज हो रहे हैं तो कैसे यूज हो रहे हैं। तो अगर किसी का ट्यूमर जो है, कैंसरस ट्यूमर, वो मैलिग्नेंट स्टेज में है, इसका मतलब उसका कैंसर जो है वो टर्शरी स्टेज में है, तृतीय चरण में हो गया है, या बात हाथ से निकल चुकी है, दैट इज मैलिग्नेंट स्टेज, राइट। तो अब इनके बारे में फिर कभी बाद में बात करेंगे। लिख दिया है मैंने, अभी बहुत सारे हैं, मतलब कम से कम 18-20 हो जाते हैं ऐसे वर्ड, और बड़े इंटरेस्टिंग है। जैसे अब देखो फेलिन जो शब्द है ना, कैट लाइक, बिल्ली जैसा, ये कई तरह से इस्तेमाल होता है। मुझे जंगली बिल्लियां बहुत पसंद है, शाहरुख खान का डायलॉग डॉन का। सो महिलाओं की तारीफ के लिए भी बड़ा इस्तेमाल होता है ये शब्द। अगर किसी लेडी की बॉडी में बहुत ग्रेस है, बहुत एलिगेंस है, बहुत फिनेस है, तो हम कहते हैं व्हाट अ फेलाइन ग्रेस शी हैज। मतलब एक लीदे बॉडी है, फ्लेक्सिबल बॉडी है, एक चपलता है। तो वहां पे भी फेलाइन यूज हो जाता है, फेलाइन ग्रेस। फिर जैसे दो महिलाएं बहुत लड़ाकू हों, झगड़ालू हों, तो उस कॉन्टेक्स्ट में भी हम यूज कर लेते हैं, कहते हैं ना बहुत ही कैटी नेचर की है, सो झपट्टा मार, सो फिलाइन शब्द वहां भी आ जाता है। अब इसी में देखो, फिलाइन क्योंकि कैट लाइक है, और आपको पता है जो बिडाल समुदाय के जानवर हैं, बिडाल बिल्ली के लिए शुद्ध हिंदी है, तो जो बिडाल समुदाय के जानवर है ना, उनमें अजिलिटी बहुत होती है। अजिलिटी का मतलब तीव्रता, चपलता। तो आप देखें टाइगर और पैंथर सबसे तेज दौड़ने वाले जीव हैं, जानवर हैं। सो यहां पे अगर आप देखते हैं, बिल्ली भी, हम तो बिल्ली को देखते हैं घरों में है, तो मतलब घरों में इन सेंस की सोसाइटीज में भी कूदती रहती हैं। कई बार मेरे दूध के पैकेट्स जो बिग बास्केट वाले घर के बाहर लटका के जाते हैं ना, वो उस पे हमला कर देती है बिल्ली, तो वो घूमती रहती सोसाइटीज में भी। सो वो जंप करने में बहुत तेज होती है। तो इसीलिए कोई इंसान जो बहुत फ्लेक्सिबल है, कोई बहुत अजाइल है, फुर्तीला है, तो उसके लिए भी फेलिनिटी वर्ड आ जाता है। तो ये सब बहुत ब्यूटीफुल चीजें हैं वोकैब की, जो धीरे धीरे आप इन सारे लिंकेजेस को मेरे साथ एक्सप्लोर करेंगे आने वाले दिनों में, क्योंकि मेरा दिमाग खुद चलता रहता है। आप देखो, अब वहां ये आया तो मेरे दिमाग में आया, चलो ये बता देता हूं। फिर मैं रोक भी नहीं पाता। अब जैसे ये वल्पीन शब्द भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। तुम लोमड़ी को भाई किस तरीके से जानते हो? बचपन से आप जानते हो, चालाक लोमड़ी की कहानी आपने सुनी है। तो अगर कोई इंसान वल्पीन नेचर का बताया जा रहा है, इसका मतलब वो बड़ा ही शातिर है, बड़ा चालाक है, श्रीउड है, धूर्त जिसे कहते हैं, धूर्तता करने वाला है, अनस्क्रूपुलस इंसान है, मैकीवेलियन, बड़ा प्यारा शब्द है मैकीवेलियन, फॉर ये एपोनिमस कैटेगरी से आता है। खैर, तो हम बात कर रहे थे यहां पे सीधे सीधे इस तरह के रूट्स की जिनका ऑपोजिट बन जाता है। इसी तरीके से देखें आप, हमारे पास शब्द आता है फाइल, फीलिया एंड फिलिक। ये सफिक्सेस हैं, ये बाद में लगे होंगे शब्दों के। और अगर कोई एग्जाम्पल एग्जाम में कभी, या पढ़ने लिखने में, एग्जाम में आए ना आए वो बात की बात है,
बिकॉज आपको पता है कि बैंकिंग मैंने पहले ही बताया था पहली क्लास में, इसलिए बहुत डिटेल्ड सिलेबस डिस्कस हुआ था कि भाई यहां पे अगर पूछेंगे भी तो आरसी के अंदर पूछते हैं वर्ड को बोल्ड करके, और वो लिटरल नहीं पूछते। बट रूट वर्ड से जो आप सीख रहे हो ना, ये लैंग्वेज की समझ आपके लिए आसान कर देगी। जो अंग्रेजी आपको मुश्किल लगती है या लंबे शब्दों को देख के आप डर जाते हो, वो आगे से नहीं होगा। तो देखिए इसका एग्जैक्ट जो ऑपोजिट होता है वो क्या होता है, फोब। मैं एग्जैक्ट कह रहा हूं, फाइल के लिए फोब हो जाएगा, फीलिया जहां लिखा होगा वहां फोबिया हो जाएगा, जहां फीलिया लिखा होगा वहां फोबिया हो जाएगा, और जहां फिलिक लिखा होगा वहां फोबिक हो जाएगा। जहां फिलिक लिखा होगा वहां पे फोबिक हो जाएगा। अब कौन सा शब्द बन रहा है आपके पास यहां पे, पहला शब्द कौन सा ध्यान में आ रहा है? हाँ जी, फाइल के साथ आप, फोबिया मीन्स डर। प्रोवाइड करा दूंगा, डोंट वरी। मैं आपकी किताब के लिए काम कर रहा हूं, कंप्लीट बैंकिंग की इंग्लिश के लिए, और साथ ही साथ आज मैं ऑफिस भी इसीलिए आया हूं। आज आशीष सर, अनुकूल सर से भी मैं मिल रहा हूं, और वो मीटिंग मैं इसीलिए कर रहा हूं कि आपको बहुत जल्द जो है बुक तीनों एरियाज के मिल जाए, राइट? यानी इंग्लिश की, रीजनिंग की और मैथ्स की प्रॉपर कंप्लीट बुक, एक ग्रेडेड पैटर्न में, जिसमें प्री लेवल के क्वेश्चन, मेंस लेवल के क्वेश्चन, जैसे कोई भी टॉपिक आप करते हो तो ऐसे ही चलता है ना, पहले बेसिक, इंटरमीडिएट, एडवांस, जैसे कि हम क्लास में टॉपिक पढ़ाते हैं, तो उसी पैटर्न पे आपको एक कंप्लीट बुक, चाहे वो आईबीपीएस की तैयारी कर रहे हो, एसबीआई की कर रहे हो, क्लर्क की, पीओ की, आरबीआई की, इंश्योरेंस एग्जाम की, हर तरह के बैंकिंग और इंश्योरेंस एग्जाम के लिए वन स्टॉप सोल्यूशन। ठीक है? सो कोई बता रहा है क्या, कोई शब्द? हाँ, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अजय फिलेंथ्रोपिस्ट बता रहे हो भाई, वो पहले लग जाएगा। बहुत बढ़िया सुष्मिता। साइंस से जुड़े हुए बहुत सारे शब्द आ जाते हैं। अब देखिए, अब वर्ड लिखा है सुष्मिता ने भी, हाइड्रो लिखा है। अब अगर कोई हाइड्रोफाइल है तो उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट क्या हो जाएगा, हाइड्रोफोब। ये कॉमन नाउन हो गया, जो पानी से दूर भागे। हाइड्रोफीलिया जो शब्द है वो क्या बन जाएगा, या ऐसे लिख देता हूं तो ज्यादा बेहतर होगा, लिखना बड़ा। हाँ जी, तो हाइड्रो का मतलब पानी, और फाइल का मतलब उसको प्यार करने वाला, उसकी तरफ झुकाव रखने वाला। तो हाइड्रोफाइल जो पानी को आकर्षित करे, और हाइड्रोफोब जो पानी से दूर भागे। कॉमन नाउन हो गया। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या बन जाएगा, हाइड्रोफीलिया, ये भाव हो गया पानी के प्रति प्यार का। और हाइड्रोफोबिया क्या हो गया, वो पानी से दूरी की बात हो गई। देखिए साइंस में सब पढ़ा है आपने, बड़े अच्छे एग्जाम्पल आप सब दे रहे हो। इलेक्ट्रोफाइल लिखा है आपने, देखा मैंने, न्यूक्लियोफाइल आपने लिखा है। तो इसका मतलब फाइल, फिलोफिलिया जहां पे भी आता है, इसका मतलब लव, उसके लिए एक तरह का अफेक्शन, उसके प्रति आकर्षण, उसके लिए वेलकमिंग एटीट्यूड, और फिर उस आधार पे आप सेंस निकाल लेते हैं। जैसे अभी जो N95 मास्क आ रहे थे, आपने उनके पैकेट्स पे देखा होगा क्या लिखा होता था कि भाई हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस से वो बना हुआ है, यानी पानी उसके ऊपर टिकेगा नहीं। पानी जो है, अगर पानी पड़ता है N95 मास्क पे तो वो नीचे चला जाता है, आपको मतलब टैप के नीचे रखना पड़ेगा तब वो गीला होता है। तो हाइड्रोफोबिक वही चीज है, इस पर पानी रुके ही ना, पानी अगर पड़े तो वो फिर पानी सरक जाता है, वहां पे टिकता नहीं है। तो ये बहुत मतलब प्यारी सी चीज है जो आप यहां पे सीख रहे हो। अब जैसे हमारे पास शब्द आता है जेनोफाइल, तो जेनो का मतलब होता है जो आपसे अलग आइडेंटिटी रखता है, जो फॉरेन है, बाहर का है कहीं का। तो जेनोफाइल का मतलब अपने से अलग लोगों के लिए प्यार। और वहीं पे अगर आप करते हो इसका ऑपोजिट जेनोफोब, तो जेनोफोब हम किसे कहेंगे, जेनोफोब हम उस व्यक्ति को कहेंगे जो अपने से अलग आइडेंटिटी के लोगों को या विदेशियों के लिए वेलकमिंग नहीं है, उनसे दूर भागता है, उनसे दूर भागने का काम कर रहा है। अभी इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या बन जाएगा, जेनोफीलिया, जेनोफीलिया। जबकि ऑपोजिट इसका क्या हो जाएगा, जेनोफोबिया, जो कि आजकल अखबारों में आपको खूब मिलता है। अब 1975 में ये जो तीनों देश हैं आपके, यूक्रेन, रशिया और बेलारूस, उनकी दोस्ती का एक स्मारक बना हुआ था, जहां पे अभी सेनाएं अभ्यास कर रही हैं या कर रही थी। खैर रशिया ने एक वीडियो जारी किया है कि हम अपने सैनिकों को वापस बुला रहे हैं। तो मतलब 1975 में वो तीनों देश की दोस्ती का एक स्मारक बनाया गया, और आज 2022 में
वो फूटी आंख नहीं सुहारे, एक दूसरे को हमला करने को तैयार है। तो वही चीज है कि जेनोफोबिया का भाव, अलग आइडेंटिटी, अलग एथनिसिटी, उनका एथनिक बैकग्राउंड अलग है, अलग बैकग्राउंड से आते हैं। तो जैसे इंडिया में हमारे यहाँ भी इतने सारे राज्य हैं, हमारा देश तो मतलब इतना ज्यादा बदलता है, हर 100 किलोमीटर पर चीजें बदल जाती हैं, खान पान, जीवन जीने का तरीका, बहुत सारा बदलाव देखने को मिलता है। फिर भी हम एक साथ रहते हैं, लेकिन फिर भी एक परसेप्शन, कई बार इसको हम स्टीरियोटाइप कहते हैं, गुजराती लोग ऐसे होते हैं, या नॉर्थ इंडियंस ऐसे होते हैं, साउथ इंडियंस ऐसे होते हैं, तो ये पंजाबी ऐसे होते हैं, यूपी के ऐसे होते हैं, राजस्थानी ऐसे, बिहारी। दिस इज कॉल्ड व्हाट? दिस इज कॉल्ड स्टीरियोटाइप, राइट? कि आप अपने से इतर आइडेंटिटी के लिए अगर वेलकमिंग नहीं है तो इसका मतलब आप जेनोफोबिया के शिकार हैं। ये मत ध्यान रखिए कि हमेशा विदेशी विदेशी इन सेंस की, इसीलिए अंग्रेजी हमेशा कॉन्टेक्स्ट पे चलती है। कॉन्टेक्स्ट में मान लो आपने फाइल फिलिया को रट लिया, ये प्यार होता है, ठीक है? तो भैया पानी से कोई प्यार वाली बात थोड़ी है वहां पे, नहीं लव इमोशन खतरनाक, नो इट्स नॉट। उसमें आकर्षण की बात की, अगर हाइड्रोफाइल सब्सटेंस है तो पानी को आकर्षित करेगा, हाइड्रोफोबिक है तो पानी को दूर रखेगा। तो अंग्रेजी इस लिहाज से बड़ी इंटरेस्टिंग बन जाती है। और वहीं पे अगर आप देखें फिलो, ये सारे तो सफिक्सेस हैं, ये बाद में आप देख रहे हो जुड़ रहे हैं, ये बाद में जुड़ रहे हैं। और वहीं पे हमारे पास शब्द अगर आ जाता है फिलोगेमी, फिलोगेमी, तो इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट क्या हो जाता है? इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट हो जाता है मिजोगेमी, राइट? मिजोगेमी हो जाता है, जहां पे फिलो का मतलब लव है और अभी आपने देखा गेमी का मतलब मैरिज है। तो अब ये मत समझ लेना कि इसका मतलब लव मैरिज है, इसका मतलब लव फॉर मैरिज है। मैरिज एक मैन मेड इंस्टीट्यूशन है, इंसानों के द्वारा बनाई गई संस्था, और अगर आपका उस संस्था में भरोसा विश्वास कायम है तो आपको क्या कहा जाएगा? आपको फिलोगेमिस्ट कहा जाएगा। उस आइडिया को फिलोगेमी कहते हैं, और इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट मिजोगेमी हो जाता है। यानी मिस या मिजो अगर आया हुआ है तो इसका मतलब हेट होता है। और पता है इस पर्टिकुलर रूट वर्ड से हमारे पास कम से कम नहीं तो फिर भी 40 वर्ड हैं जो हम करेंगे अभी। तो मैं इसीलिए आज की क्लास को फोकस रखा कि आपको गणित समझ आए कि कितना ज्यादा इंपैक्टफुल है ये पर्टिकुलर मेथड। अदरवाइज अभी आप यहां देखना शुरू करो तो फिलोगेमी, फिलोजिनी, फिलेंथ्रोपी, फिलोलॉजी, फिलैटली, फिलैंडरर, पीडोफाइल, पीडोफीलिया, एंग्लोफाइल, रशोफाइल, साइनोफाइल, है ना, बहुत सारे शब्द बनेंगे, बहुत सारे तो टेक्निकल वर्ड बन जाएंगे। जैसे कि आपने खुद वो टेक्निकल वर्ड्स लिखे हैं, न्यूक्लियोफाइल यानी न्यूक्लियस की तरफ जिसका आकर्षण हो। तो साइंस से बहुत सारे शब्द निकल के आ जाएंगे, बायोलॉजी से आ सकते हैं, केमिस्ट्री से आ सकते हैं। तो इससे क्या होता है? आपके लैंग्वेज की समझ बढ़ने लगती है कि शब्द बने कैसे हैं, इनकी एटिमोलॉजी कैसी है, इनकी गणित कैसी है, ठीक है? तो आज की क्लास को यहीं पे लगाते हैं विराम। और अब आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आता नहीं तो मैंने उसके लिए कोई एग्जाम्पल ऐसा सच लिया नहीं। बाकी इनके रूट वर्ड्स की चर्चा हम करते रहेंगे, और कल की क्लास में हम बात करेंगे ग्रुप वाले मेथड की, जो एक्चुअली आपके लिए बहुत जरूरी है। वो कल की क्लास में हमारी बात होगी। और होमोफोन्स, पैरोनीम्स, होमोनीम्स, एपोनीम्स, होमोग्राफ्स, ये बहुत सारे अलग अलग ग्रुप्स हैं। और खासतौर से जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में भी आपको बताया था, होमोफोन्स, पैरोनीम्स और एपोनीम, होमोनीम से, इन 3 ग्रुप ऑफ वोकेबलरी से हमें बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं, बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मिलते हैं, जिसमें मैंने आपको वादा किया था कि कंफ्यूजिंग वर्ड वाली शीट जब हम सॉल्व करेंगे क्लास में तो उसी से आपके पास 900,000 वर्ड का स्ट्रेंथ तैयार हो जाएगा, सिर्फ एक तरह के क्वेश्चंस की जो शीट सॉल्व होगी क्लास में। क्योंकि हर क्वेश्चन के साथ आप करीब 10 वर्ड कर रहे होंगे, उनका डिस्कशन होगा, और ऐसे हम कम से कम 30-35-40 क्वेश्चन करेंगे क्लास में। तो ये सारी चीजें आपके वोकैब को बहुत बेहतर करेंगे। तो वोकैब से बिल्कुल परेशान नहीं होना है, वोकैब की भी अपनी गणित है। बस अब देखो वही चीज जो कि जीवन में मतलब बचपन से लेकर जवानी तक नहीं हो पाई है, थोड़ा धैर्य रखोगे, 10 दिन अपने आप को टाइम दो, आपको सब समझ में आने लग जाएगा आसानी से। बहुत सारे बेचारे अंग्रेजी से परेशान, बेचैन यहाँ पे कमेंट्स कई बार, बहुत तो नहीं आते, मतलब 2-3 ऐसे आते हैं, लेकिन बड़े मतलब डराने वाले आते हैं। सर हो जाएगी अंग्रेजी, सर अंग्रेजी से डर बहुत लगता है, सर मुझसे हो जाएगा? मुझे बिल्कुल हो जाएगा आपकी क्लास। अब मुझे बताओ आज की क्लास में जो भी आपने पढ़ा है इसमें से कुछ भी ऐसा है जो आपको भूल गया है, या मैंने कुछ ऐसा है जो मैंने आपको रटवाया है? ना तो आपको कुछ भूला और ना मैंने कुछ रटवाया कि बेटा ये रट लो। लेकिन आज की क्लास में अगर मैं अभी काउंट करने जाऊं तो बहुत सारे वर्ड हो गए, सब वर्ड्स ही तो हैं।
भरपूर शब्द हमने किए हैं, 8 स्लाइड यहां पे भरी पड़ी है, इतने सारे वर्ड्स हमने क्लास में किए हैं, बट आपको वो आसानी से ध्यान में रहेंगे प्रोवाइडेड दैट कि हमने उसकी गणित को समझा है। और शुरुआत की 2 3 4 क्लासेस हर एक चैप्टर की जब हम पढ़ेंगे तो वो एक तरह से आपका कॉन्सेप्ट बिल्डिंग सेशंस होती हैं वो, और उसके बाद फिर हम उस पर बिल्डिंग खड़ी करते हैं। ठीक है, बिल्कुल साक्षी, आप नोट राइट कर सकते हो। राइट करने में कितना टाइम लगेगा? अब तो आप खुद भी अपने आप को आंख बंद करके बोलो कि नहीं मुझे ये नोट लिख लेने हैं, आज सर ने जो जो ग्रुप्स बताए हैं। अपने दिमाग को टेस्ट करो घर पे, अभी क्लास खत्म होने के बाद अपना नोट बना लेना आप, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि क्लास के दौरान नोट ना बनाओ तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि ये 1.25 घंटे में जो भी कुछ बोल रहा हूंगा ना वो सारी बातें रेलेवेंट होती हैं आपके लिए। उसमें से अगर कहीं भी आप चूक गए लिखने के चक्कर में तो वो काम खराब हो जाएगा। तो अब तो क्लास रिकॉर्ड हो ही जाती है लाइव के बाद, तो आप बाद में भी आसानी से नोट्स बना सकते हैं, जो बोलूं उसको ऐड कर सकते हैं, एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं, सब कुछ। आपकी क्लास में एक अलग लेवल की वाइब आती है, चलिए बहुत अच्छी बात है। थैंक यू एवरीवन। सो कल करते हैं मुलाकात, और कल हम सीखेंगे कंफ्यूजिंग वर्ड का तरीका कि किस तरीके से उससे वोकैब को बेहतर कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।